नमस्कार, मैं पुष्पा मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पांदीकुई में कार्यरत हूँ। आप सभी का समाजशास्त्र की क्लास में स्वागत है एवं अभिनंदन। हम आज तथ्यों के कितने प्रकार होते हैं, तथ्य किन तरीकों से एकत्रित किए जाते हैं, यानी सोर्स ऑफ डाटा किस प्रकार के होते हैं या उनका स्वरूप क्या होता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि तथ्य किसे कहते हैं और तथ्य के प्रकार क्या हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की कि जो तरीका होता है, जो माध्यम होता है, वो आपका सोर्स कहलाता है। यानी तथ्य, सूचनाएं या सामग्री हम जिन माध्यमों से प्राप्त करते हैं वो आपके तथ्यों के सोर्स कहलाएंगे। इस तरह से तथ्य किस तरह से हम प्राप्त करेंगे, इसको लेकर समाजशास्त्रियों ने तथ्यों के सोर्स को दो भागों में विभाजित किया। पहला था प्राथमिक सोर्स और दूसरा था सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि जब तथ्य संकलन प्रथम स्तर पे, मौलिक स्तर पे एकत्रित किए जाते हैं और जिन विधियों के माध्यम से ये एकत्रित किए जाते हैं वो आपके सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने 4 विधियों की चर्चा की। अवलोकन की चर्चा की कि किस तरह से हम चीज़ों को देखकर, महसूस करके सूचनाएं एकत्रित करते हैं। दूसरी चर्चा हमने की थी कि साक्षात्कार विधि के माध्यम से भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तीसरी अनुसूची की चर्चा की और चौथी हमने प्रश्नावली की चर्चा की थी। इसमें 3 उपयुक्त विधियां प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर निर्धारित की गई थी और जो प्रश्नावली है वो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा संचालित की जाती है। इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की, यानी तथ्य संकलन का जो दूसरा तरीका है, यानी जो तथ्य हमें पहले से ही उपलब्ध हैं, चाहे वो लिखित में हो या अलिखित में हो, उन जानकारियों को हम शोध के लिए जब प्रयुक्त करते हैं तो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। अब इन सेकेंडरी डाटा को प्राप्त करने के लिए जो विधि हम अपनाते हैं, जो तरीके हम अपनाते हैं, जो माध्यम हम अपनाते हैं, उनको हम सेकेंडरी सोर्स की संज्ञा देते हैं। सामान्यतः सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स हैं या वो तरीके हैं जिन्हें हम पहले से ही संकलित सूचनाओं को जानने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए समाजशास्त्रियों ने या समाज वैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया कि सेकेंडरी डाटाज को हम 2 स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं या 2 तरीकों से जान सकते हैं या चुन सकते हैं या संकलित कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रलेख यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख यानी सेकंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। व्यक्तिगत प्रलेख वैसे तो एक महत्वपूर्ण सामग्री का आधार होता है जो कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखकर समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेख में उस व्यक्ति विशेष की भावनाओं, आदर्शों, उसके विचारों का समावेश हो सकता है।
और ये व्यक्तिगत प्रलेख प्रकाशित रूप में भी हमें उपलब्ध हो सकते हैं और अप्रकाशित रूप में भी हमें उपलब्ध हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को समावेशित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे इसमें हम बहुत सारे व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत उदाहरण दे सकते हैं कि पत्र पत्रिकाएं, यानी पत्र जो लेटर्स होते हैं वो व्यक्तिगत प्रलेख की श्रेणी में आते हैं। पत्र एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में या अपने निकटतम संबंधियों को, अपने अंतर संबंधों की चीज़ों को प्रस्तुत करता है, जिसमें वह निष्पक्ष होकर अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को और अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उसमें उसे किसी तरह की बनावट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पत्र उस व्यक्ति को लिख रहा है जिससे वो अपना निकटतम संबंध रखता है। तो इस तरह से व्यक्ति के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं वो व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को तो प्रस्तुत करते ही हैं और साथ में उस समय विशेष के सामाजिक परिवेश, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और चूंकि समाज विज्ञान में हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं आदि का अध्ययन महत्वपूर्ण रूप से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत प्रलेख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, चाहे वो घृणा के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, उनको वह अपने पत्रों में अवश्य समावेशित करता है। तो जब हम पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वैवाहिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, विवाह विच्छेदन जैसी प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उस समय व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि पत्र व्यक्तिगत होते हैं और गोपनीय होते हैं, किंतु कई बार ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये चूँकि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिख रहा है, इसलिए इसमें यथार्थ और विश्वसनीयता अवश्य पाई जाती है। दूसरे, जब व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत हम चर्चा कर सकते हैं डायरी, क्योंकि कई लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं, यानी लिपिबद्ध करते हैं। यद्यपि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, जो व्यक्ति अपनी हर गोपनीय चीज को उसमें प्रकट करता है, किंतु जब हम यथार्थ का चित्रण करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन के संबंध में, किसी विशेष परिस्थिति के संबंध में, तो ये डायरियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे महापुरुषों के द्वारा अपने कार्यों को प्रस्तुत करते थे अपनी डायरियों के माध्यम से। विभिन्न यात्रा वर्णन किया जाता था डायरियों के द्वारा। महापुरुषों द्वारा समय समय पर जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस समय जेल जीवन का वृत्तांत उसमें लिखा गया। उस समय जेल प्रशासन की क्या स्थिति थी उसको चित्रित किया गया। ब्रिटिश काल में समाज में किस तरह की अंग्रेजों की भूमिका थी उसको इन विभिन्न डायरियों के द्वारा प्रकाशित किया गया और ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए उस समय के सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के। तीसरी चीज है व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत जीवन इतिहास, यानी लाइफ हिस्ट्री।